नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। देखिए, आज हम आपको बता दें कि भाई आज जो मुद्दा आपके लिए हम लेके आए हैं, देश में घुसपैठियों से जुड़ा मुद्दा है। देश में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अवैध रूप से रह रहे लोगों पर केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में असम में अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी में है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता लगातार राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की कार्रवाई का आदेश दे रहे हैं। हाल ही में असम में प्रदर्शन के जरिए घुसपैठियों को बाहर करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा साफ कर चुके हैं कि राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें सीमा में से कोई भी वापस भेज दिया जाएगा अगर ऐसे कोई घुसपैठ करते हैं। साल 2024 से अब तक लगातार घुसपैठियों को बाहर भेजे जाने की कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार साल 1970 के बाद अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। एक एक कर पहचान कर उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी साफ किया कि अब कानून प्रक्रिया की वजह सीमा से ही लोगों को वापस भेजा जाएगा। सिर्फ असम सरकार घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि अवैध कब्जे पर भी सरकार की नजर है। हिमंता सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर जमीयते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाल में ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सवाल खड़े किए थे। अरशद मदनी ने असम सरकार की कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार बताया है। अब देखिए, अत्याचार है या नहीं, इसी पर हम पूछेंगे सवाल। हमारा पहला सवाल जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल है, असम में घुसपैठियों पर कार्रवाई से परेशानी क्यों? घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, उससे दिक्कत क्या है? और अगर 3 के सवाल में दूसरे सवाल के बारे में बात करें, असम में अवैध घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो रही है? और तीसरा सवाल है कि सालों से रहने वाले लोगों पर एक्शन क्यों लिया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ एडवोकेट रईस अहमद हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आचार्य चतुर्वेदी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ सैयद अली अब्बास साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सैयद अली अब्बास साहब टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सैयद अली अब्बास साहब, एक सवाल ये उठता है कि असम सरकार कार्रवाई कर रही है, जमीयते उलमाए हिंद आखिर बीच में जाकर उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सवाल ये भी उठता है कि जब असम में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए एंटर कर रहे थे, उस समय वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? तो सड़कों पे तो जो है सरकार को उतरना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को। ये सरकार ऐसे मौके क्यों दे रही है? सरकार के लिए तो ये बहुत इजी हो गया ना। पहले घुसपैठ करा लो, फिर घुसपैठियों को जो है अत्याचार करो, उन पे मारो। अरे पहले ही उनको ऐसा ऐसा न करने दो। लेकिन क्योंकि भाजपा के लिए तो ये सबसे ज्यादा सूट करता है ना। घुसपैठियों पे अत्याचार? अरे भाई, अत्याचार इंसानियत तो है ही कम से कम। उन्हें सालों को आ कैसे रहे वो ये हरामजादे, ये हमारे। अरे भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शब्दों का थोड़ा सा सैयद अली अब्बास साहब, प्लीज प्लीज। नहीं, शब्दों का क्या, जब ये हमारे आके डाका डाल रहे हैं, हमारे इनसे क्या नाता रह गया भाई? हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको खदेड़िए, मारिए, लाठी मार के भगाइए। हाँ हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी इस बात में दम है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर एतराज क्यों है जमीयते उलमाए हिंद को? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, अगर हम असम की बात करें तो असम की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। एक समय असम में जो मुस्लिमों की आबादी थी वो 25% थी। आज की तारीख में ये आबादी 40% है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि असम मुसलमान जो हैं, जो असमिया मुसलमान जिनको बोला जाता है, उनकी आबादी इन 40 में से महज 3% है। महज 3% है। यानी वहां पर जो लोकल लोग हैं उनके अस्तित्व को संकट है। आशीष जी, जितना भी सीमावर्ती प्रदेश हैं और असम की, जैसा कि जब आपका यह शो का निमंत्रण मिला तो जो मैंने भी कुछ डाटा पर, जैसे आप लोगों ने रिसर्च किया, कुछ प्रयास किया हमने भी, क्योंकि ज्योतिष और धर्म सेट का जब ऐसे विषय मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अध्ययन करके हमें मंच पर आना होता है। तो हमने भी जो अध्ययन किया, बिल्कुल सत्यार्थ आपकी बातें हैं। वहां पर जो है, वहां के मूल जो निवासी हैं वह कम है। वहां जो
भाग कर आए हुए हैं, जिनकी पहचान ही नहीं है वो कौन से देश से हैं, कौन से राज्य से हैं, कहां से आए हैं और क्या उनका मूल है। देखिए, दो चीजें हैं आशीष जी। यहाँ जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा, वहां उन्होंने किसी संप्रदाय को लेकर नहीं कहा कि हम भगाएंगे, उन्होंने कहा घुसपैठियों को। उन्होंने कहा जो लोग अलग अलग देशों से, जो आपने जानते हैं कि विशेष रूप से रोहिंग्या मुसलमानों का क्या फीडबैक है, मुझे लगता है कोई भी राष्ट्र उनको रखने के लिए तैयार रोहिंग्या नहीं नहीं, है। ये बांग्लादेशी ठीक है। मुसलमान ज्यादा है, अब रोहिंग्या मत करिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या तो मुसलमान आने हैं, में समय लगता बिल्कुल। मैंने उदाहरण दिया आशीष जी कि इस तरीके से जो फीडबैक है जो कुछ एक घुसपैठियों का, वो इतना नकारात्मक है कि वहां के लोगों को ही वह उजाड़ देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया है, मुझे लगता है कि हर राज्य को यह मुहिम चलानी चाहिए और हर राज्य को जो है पहचान करके, जरूरी नहीं कि वह मुसलमान हो, बहुत सारे लोग जो हैं, कोई राकेश चतुर्वेदी सर बन के कार्रवाई राकेश करते शर्मा हैं पर तो भी फिर बैठा कुछ हो। संगठन, आचार्य जी कार्रवाई करते हैं तो कुछ संगठन आके कहते हैं आप जाति कर रहे हैं, आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो बात आशीष ने करी कि भाई जो असमिया मुसलमान हैं उनकी आबादी बेहद कम है और कंपैरेटिवली ये जो घुसपैठी हैं या फिर कोई और जो है जिसको आप अभी अंडर आप समझ लीजिए इन्वेस्टिगेशन की कौन क्या हो सकता है, वो बात यहाँ पर अलग है। लेकिन डेमोग्राफी चेंज तो यहाँ पर हो ही रही है। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। खेमचंद जी, एक तो यहाँ पर हमारे साथ एक और प्रवक्ता भी हैं, पैनलिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद अली अब्बास। वो कह रहे हैं कि सरकार को ये पहले कर देना चाहिए था। सरकार को सड़कों पर आना चाहिए था। ये कार्रवाई उनकी तरफ से कि भाई पहले घुसपैठिए आ गए, अब मुद्दा मिल गया, अब फिर वही हो हल्ला हो रहा है। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय। आपके सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार को पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था। लेकिन कौन सी सरकार को? यूपीए सरकार को, कांग्रेस की सरकारों को, जिन्होंने करोड़ों की संख्या में घुसपैठियों को भारत में घुसाया। पर्टिकुलरली सीमावर्ती जितने भी जिले हैं वहां पे डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। उन्होंने दरवाजे खोले हुए थे, आओ, और जो आ गया, आइडेंटिफाई हो भी गया, उसको वापस करने का कभी इन्होंने प्रयास नहीं किया। चाहे 1971 की वॉर हो, जब बांग्लादेश से करोड़ों की संख्या में शरणार्थी भारत आए, किसी भी शरणार्थी को डिपोर्ट करने का, वापस करने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। या फिर बाद में लगातार बांग्लादेश से रोहिंग्या और जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली वर्मा, वहां से रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ पे आए, खेमचंद तो शर्मा कभी जी, भी एक रोकने चीज का मैं काम आपसे नहीं जानना किया। चाहूंगा, क्योंकि आप नेता हैं बीजेपी की तरफ से। मैं एक जानना चाहूंगा आपसे चीज कि घुसपैठी है, पहला सवाल हमने जो पूछा था कि आ ही क्यों रहे हैं। आपने सरकारों का जिक्र किया, आप पहले की सरकार पे नाम डाल रहे हैं, आप अभी की सरकार पे बोले, जो भी बात है, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ, चाहे कभी भी हुआ, क्या इसको परमानेंट रोका जा सकता है जैसा असम में हम देख रहे हैं? क्या ऐसा देश भर में हो सकता है? देखिए, इसके दो चीजें, अगर हम गंभीर तरीके से देखें तो रोकने का प्रयास अगर सीरियसली किया होता, जिस तरीके से अभी बॉर्डर फेंसिंग करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने किया है, मैं मानता हूं ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी है, बड़ा बॉर्डर है, लेकिन अगर प्रयास ये 50-60 साल पहले किया होता तो प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग होती, फिर उसकी अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, इक्विपमेंट डिप्लॉय किए जाते, जिस तरीके से सैटेलाइट की मदद ली जाती है, तो इस तरीके की जो घुसपैठ हुई उसको कम किया जा सकता है। दूसरा, जो युद्ध में, बांग्लादेश के युद्ध में करोड़ों की संख्या में उस समय घुसपैठी भारत में आए, या शरणार्थी कह सकते हो उस समय, लेकिन वापस नहीं गए। वापस करने का काम किसका था? वहां जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किए होते तो ये स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आज स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, वहां पे आसाम में आसामी भाषाई जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, और दूसरी भाषा वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली जो विदेश से आए हैं, वो वहाँ पे मेजोरिटी में हो गए हैं। और जब इस तरीके की बात होगी, कल्चर असैसिनेशन की बात होगी, आप पूरी तरीके से कल्चर को ही खत्म कर दोगे, आप पूरी तरीके से एक आइडेंटिटी को खत्म करोगे, तो इस स्थिति में ड्रास्टिक और बड़े कदम उठाना बहुत जरूरी है। और हेमंत जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने प्रदेशवासियों की पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और जो लेजिटिमेटेड यहाँ पे शरणार्थी नहीं है, जो बिना बताए आए हैं, जबरदस्ती से आए हैं, छुप के आए हैं, चोरी से आए हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता। और अब एक सख्त कानून भारत में इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब एडमिनिस्ट्रेशन उन पे एक्शन लेगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और डिपोर्ट करना हमारी ड्यूटी भी है, हमारा अधिकार भी है। एडवोकेट रईस अहमद जी भी हमारे साथ इस वक्त, नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सैयद अली अब्बास जी, आप इनकी बातों से सहमत है? जो इनकी दलीलें हैं वो तमाम चीज़ें, पहले घुसपैठ होती थी, अब कार्रवाई किया जा रहा है, लंबा समय लगता है, जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं,
डेमोग्राफी चेंज, आप तो खुद उनको कह रहे हैं कि भाई इनको भगाओ यहां से। ये बीजेपी वाले जो हैं, पहले चोर को कहते हैं चोरी कर ले और बाद में कहते हैं उसको कहते हैं जिसके चोरी हो रही है तू जागता रहना। ये दोहरा चरित्र जो इस पार्टी का है, इनके लिए ये सब सूट करता है। पहले घुसपैठ कराएंगे और पहले इनके सब जो है बॉर्डर खुल जाएंगे और उसके बाद जो ये इशू बनाएंगे जिससे वोट मिलता रहे, हमेशा एक मुद्दा बना रहे। ये बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं ये बीजेपी वाले। ये हिंदू मुसलमान करेंगे, घुसपैठ ये करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अरे आपकी 11 साल से सरकार है, शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की बात करते हुए? आप 50 साल और 60 साल की बात कर रहे हैं। अरे 11 साल से क्या आप तेल लेने गए थे? नहीं, देखिए फिर वही बात करते हैं। ठीक है ना, खेमचंद जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ऑडियो आप रखें। ठेका आज कांग्रेसियों ने ले लिया है। हाँ, खराब जवान के साथ बात करने का ठेका आज कांग्रेसियों ने ले लिया है, चाहे वो नहीं, कांग्रेसियों ने लिया। तुमसे गंदी जबान है किसी के पास? यहाँ डिबेट में तुम लोगों की जबान हमेशा गंदी रहती है। रुक जाओ, तुम लोग एक बार उनको अपनी बात रखने देते हैं, एक बार पहले अपनी बात रख देंगे, एक बार आपकी भी सुनी जाएगी। बिल्कुल, अभी आपको भी मौका दिया है कि एक बार उनको बोलने देते हैं, एक बार उनको अपनी बात रखने देते हैं। अगर आपके पास फैक्ट्स और फिगर नहीं है तो आप कम बोलिए। आपके खुद पार्लियामेंट में तत्कालीन होम मिनिस्टर ने बोला था कि करोड़ों की संख्या में, और वो आंकड़े 2 बार दिए थे। वो आंकड़े एक बार आपने 97-98 में दिए थे और वो आंकड़े एक बार आपने जो मेरे को याद है 2004-05 में दिए थे। ठीक है। तो उस समय अगर करोड़ों की संख्या में घुसपैठी भारत में थे तो आज उनकी संख्या कितनी हो गई होगी, कितनी तेजी से उनके बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। आज की सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग की है मित्र। आज की सरकार सैटेलाइट से भी वहां पे वॉच करती है। आज की सरकार ने वहां पे वॉच टावर बढ़ाए। आज की सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पे तेजी से वहां पे डिप्लॉय किया है। एक बार खेमचंद जी आपके इन पॉइंट्स का जवाब, क्योंकि ये तो एक एज अ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ रहे थे, लेकिन बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्स के साथ ही बात हो तो ज्यादा बेहतर। यहाँ पर एडवोकेट रईस अहमद जी भी हमारे साथ, नेता कांग्रेस के यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रईस जी, आप बताइए कि अब कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों को भगाने की जो मुहिम है, अब असम की जनता सड़कों पर उतरी है। वो कह रही है भाई हटाओ घुसपैठियों को, भगाओ। कभी वो सरकारी जमीनों पर कब्जा, कभी जंगल की भूमि पर कब्जा, और ये घुसपैठ जो लगातार हो रही है। पहले तो घुसपैठ पर आपका क्या दृष्टिकोण है, आपकी राय क्या है, और कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे, वो उससे शुरुआत करते हैं। आपने ये सवाल हमसे किया है? आपसे सर, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना नेता हैं ना प्रवक्ता हैं। हम इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट हैं। ठीक है, ठीक, एडवोकेट हैं हम। अब आप अपना सवाल दोहराइए। क्या आप पहले आपने पॉलिटिकली उससे पूछा होगा, अब आप हमें नहीं, ठीक है, आप पॉलिटिकल हटा दीजिए। घुसपैठ पर कार्रवाई, और जो असम की जनता सड़कों पर है और जो बांग्लादेशी आते हैं और यहाँ पर कब्जा करते हैं सरकारी भूमि, जंगल की भूमि पर, फिर उनको भगाया जाए तो फिर कुछ लोग, कुछ दल रोना चालू कर देते हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर। इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, भारत देश के अंदर एक संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग अगर जो भारत का नागरिक है, कोई भी नागरिक है, वो चाहे कहीं भी रहे दुनिया किसी भी हिस्से में, और वो अगर भारत में रहता है तो उसको किसी भी तरीके से भारत में रहने का पूरा पूरा अधिकार है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें। अगर किसी तरह की बांग्लादेशियों की बात हो रही है सर, घुसपैठियों को अधिकार है हर जगह रहने का। अब मैं वही बता रहा हूँ, अब पहले जवाब पूरा होने दीजिए सर। अगर किसी का भी पास इस तरह का कोई मिलता है सबूत के कोई घुसपैठिया है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का संविधान और देश का कानून इस बात की इजाजत देता है हर एग्जीक्यूटिव को कि वो उसके खिलाफ जो भी एक्शन बनता है वो उसके खिलाफ किया जाए। लेकिन जिस तरह का सवाल और जवाब का दौर चल रहा है, या कुछ लोग जाकर के वहां पर अपनी जो आर्टिकल 19 में हमें बोलने की आजादी दी गई है भारतीय संविधान में, उसके तहत कोई भी आदमी, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, अगर वो किसी बात के लिए कानून के दायरे में रह करके काम करने के लिए किसी भी सरकार को अगर वो उस बात की रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी काम आप कीजिए तो कानून के दायरे में रह करके कीजिए, तो सबसे पहले तो उस नेता को अपने वो तानाशाह नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर एक संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, और अगर इस तरह का कोई भी काम हो रहा है तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। संविधान को एक तरफ रख दिया है उन्होंने उठा करके, वो ये नहीं देखते इस मामले में कि कौन आदमी किस तरह की बात कर रहा है। तो अगर किसी भी धार्मिक उसके नेता के खिलाफ या धार्मिक गुरु के खिलाफ या संत के खिलाफ या महात्मा के खिलाफ आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि जेल में डाल देंगे, तो ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, किसी भी धर्म वाले के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लें। नहीं, रईस अहमद साहब आप समझा बहुत रहे हैं, थोड़ा सा इस सवाल का जवाब पॉइंट पे तो कुछ बोला कि घुसपैठियों को लेकर आपका टेक क्या है?
आपको हमने बता दिया कि घुसपैठिया का अगर कोई भी है, शुरू में इस बात का जवाब दिया, तो उसका पूरी कानूनी तरीके से पूरी तरीके से उनका जो भी कानूनी वे है उसके अकॉर्डिंगली उनको बाहर भेजा जाना चाहिए। पूरी तरह से हम उस बात के मुताबिक करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई इसकी आड़ में किसी को पर्टिकुलर किस तरह से पिछले 10-11 साल में जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, हर किसी को कुछ भी कह देना, किसी के अंदर कोई लगाम नहीं है, बेलगाम होकर के कोई भी किसी के भी खिलाफ बोल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कोई रईस अहमद जी बोल रहा है क्या? मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है क्या? शिवम दत्त मेहता के खिलाफ कोई बोल रहा है क्या? यश कौशिक के खिलाफ कोई बोल रहा है क्या? अरे बोले उसके खिलाफ जा रहा है ना जिसके खिलाफ सबूत है। आपके खिलाफ क्यों बोला जाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से, जब वो नहीं बन सके गोदी मीडिया, अरे सर आप पता है क्या कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। आप सर क्या आप बात कर रहे हैं? अब आप सुन लीजिए, कट टू कट बोलिए ना, क्या ये सुन लीजिए। आप सर आप बोल ही नहीं रहे कुछ। आचार्य जी आपने बहुत लंबा समय लिया, आपने कुछ समझ नहीं आया क्या कहा है। ठीक है आशीष, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सुन लेते हैं, 30 सेकंड बोल लीजिए। रईस भाई बोल लीजिए, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। संविधान के अगर कोई भी खिलाफ बात हो रही होगी तो उसको रक्षा करना या उसको इंटरप्रेट करना वो मेरा फर्ज है। तो वो मैं आपको सामने कर रहा हूँ कि कोई भी किसी के खिलाफ भी कोई बात इस तरह की अगर होती है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई भी प्रोफेशन तो देश संविधान से है ना, कानून का पालन होता है, किसी को आपत्ति है वो कानून का रास्ता अरे इस बात को भी इख्तियार कर समझिए, सकता है। संविधान की बार बार दुहाई दे रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष कैसे जोड़ा गया है ये हम सभी जानते हैं। किसी दिन उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। खेमचंद शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, कांग्रेसी चाहे वो आज कांग्रेस में है या एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रहे हैं, वो सब के सब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पाते। अरे भारत में भारतीय मुसलमानों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। तो इसमें घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? साफ क्यों नहीं कहते घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए? जो घुसपैठियां बाहर होने चाहिए थे पहले नहीं कर पाई पहली सरकार, वो गलती आज सरकार नहीं कर रही है। आज की सरकार उनको बाहर करने का काम कर रही है, उनका साथ देना चाहिए, असमी जनता का साथ देना चाहिए। वही खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि मतलब ये काम होगा तब जब खेमचंद जी वो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत कुछ बोला जा रहा है ऐसा वैसा, उसको लेकर वो कह रहे हैं, अगर आप समझ पाए हो तो। लेकिन एक बार आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार आचार्य जी, एक बार आप सुन। ठीक है, धन्यवाद आपका शिवम जी और सोम जी। विशेष रूप से दो चीजें आपने परिचय कराया रईस जी का, तो इन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कानून के मैंने भी अध्ययन किया है, इन्होंने कानून के तहत कोई चर्चा नहीं की। दो चीज यहाँ पर सुनने की चीज है शिवम जी, आशीष जी। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पर शरणार्थी नहीं कहा, इन्होंने कहा जो नियम के तहत आए, नियम के तहत जो आते हैं उनको शरणार्थी कहा जाता है, यानी वो अपने लिए वह जगह मांगते हैं, अपने लिए शरण मांगते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर चर्चा किया गया, जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, अब उसमें अगर राकेश चतुर्वेदी भी धर्मगुरु होकर के उन अवैध लोगों का पक्ष रखे तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर कोई विशेष रूप से अवैध रूप से रह रहा है भारतवर्ष में और भारतवर्ष के लिए ही वह गड्ढा खोद रहा है, कई जगहों पर आपने देखा है कि ऐसे लोग जो है षड्यंत्र करते हैं, आसपास धीरे धीरे करके कब्जा करते हैं, वहां के मूल लोगों को भगा देते हैं और पूर्ण रूप से वहां पर एक जाल के रूप में फैला करके फिर वहां पे षड्यंत्रकारी गतिविधियां चलाई जाती है। तो ऐसी अवस्था में हेमंत बिस्वा शर्मा ही, असम ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए। और कोई राकेश चतुर्वेदी है, सब कुछ तो असम से शुरू होता है लेकिन वहीं पर रोक दिया जाता है। खेमचंद जी आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें। एक ये कि भाई असम का मॉडल पूरे देश भर में लागू होगा क्या? इतनी सजग हर राज्य की सरकार होगी क्या? और फिर जो विरोध होता है हिंदू मुसलमान का, जो एंगल डाल दिया जाता है, उस पर भी एक टिप्पणी। देखिए, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितना भी है, केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को और बल दिया जाएगा। इसीलिए नया कानून जिसमें पहले हैसल होती थी, बहुत सारा कोर्ट का इंटरवेंशन होता था, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं या इलीगल घुसपैठिए हमारे यहाँ पे हैं, उन पे कार्रवाई कर सकता है। जहाँ हमारी बॉर्डर स्टेटिंग में हमारी सरकारें हैं, वहाँ पे ये प्रयास बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जैसे आसाम चल रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स पर्टिकुलरली जैसे पश्चिम बंगाल है, केरल है, ऐसे स्टेट्स में जहां हमारी सरकारें नहीं है और विपरीत सरकारें, विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे इन प्रयासों को बल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लगातार लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और केंद्र सरकार अपने स्तर पे पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि पूरा देश हमारा है। अगर ये घुसपैठी देश से बाहर नहीं निकलते, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो भी बीमारी जो है वो खत्म नहीं होती। बीमारी तो फैल चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बीमारी बहुत सारे राज्यों में फैल चुकी है।
फिर भी देर से सही इसका काम शुरू हो सफाया, गया है। इसका असली सफाया होगा, ये निश्चय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और उन्होंने जिस तरीके से लाल किले से अपनी बात रखी और कहा कि जो घुसपैठियां हैं वो बहुत बड़ी बीमारी है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस पर हमें काम करना है। ठीक उसके लिए है, एक सैयद अली हाई लेवल अब्बास साहब कमेटी से बनेगी। एक कमेंट ले लेते हैं। सैयद जी प्लीज। कहने में बात बहुत मीठी मीठी जो कर रहे हैं कि ये ऐसा कर लेंगे हम और वैसा कर लेंगे, ये नासूर फैलाया ही आप लोगों ने है यहाँ। ये सबसे बड़ा जो नासूर आप लोग आपने पाल पोस के बड़ा किया है, और इसके नाम पे आप वोट बटोरते हैं। आपको शर्म नहीं आती है बात कहते हुए? अरे 11 साल में आपके क्या कर रहे थे बताइए? बॉर्डर किसके अंडर में है? ये पश्चिमी बंगाल के अंडर सरकार के अंडर में है, केरला के अंडर में बॉर्डर। अरे बॉर्डर पे तो तुम्हारा बीएसएफ लगा हुआ, तुम्हारी आर्मी लगी हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के कुतर्क करते हुए? खेमचंद जी भी का ऑडियो आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए खेमचंद जी, आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट अटैक है, पर्सनल नहीं। हाँ हाँ, देखिए ये नासूर हमने नहीं बनाया, हम तो उसका इलाज कर रहे हैं। हम तो उसको जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। नासूर बनाने का काम उन पॉलिटिकल पार्टी ने किया जिन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत अपनी राजनीति की, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत अपनी सरकार चलाई। मुल्ला मौलवियों के खेमचंद जी दबाव में 12 अपनी साल सरकार चलाई। 11-12 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, ये सवाल है, इतना समय क्यों समय लगता है, नहीं समय लगता है सुन भाई, लगातार प्रयास चल रहे हैं। आसाम में आज से तो नहीं, आप वर्षों से सुन रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को वहां पे खाली कराया गया घुसपैठियों से। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ तो बाहर गए, लेकिन जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट। ठीक है, आपका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है। चलिए आपका ऑडियो भी एक बार ठीक कर लेते हैं, लेकिन एडवोकेट रईस अहमद जी आपसे पूछ लेता हूँ। अब आप बताइए, आप सभी की दलीलों को सुन पा रहे थे। खेमचंद जी आपका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। रईस जी, अब ये सरकार कोई भी हो, समय लगता है, समय आप मानते हैं समय लगना चाहिए थोड़ा सा? अभी ठीक है ऑडियो? हाँ अब ठीक है, आप बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए खेमचंद जी, फिर रईस पर जाएंगे। रईस जी पर तो मेरा कहने का मतलब है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो स्विचिंग कर रहे हैं उसकी वजह से जो हैसल्स आई थी, उसकी वजह से स्पीड थोड़ा स्लो थी। लेकिन अब जब एक सेंट्रलाइज कानून पुणे स्थापित हो गया है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनको ज्यादा बल मिलेगा और उनके पास ज्यादा पावर होगी और इसको गति मिलेगी। और अब हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे घुसपैठी रिपोर्ट होंगे और धीरे धीरे इनका सफाया हो जाएगा। ठीक है रईस जी, इन सभी की दलीलों पर आपकी टिप्पणी। मैं पहले भी ये बात कह रहा था, जो बात मेरी अधूरी रह गई थी मैं पूरी कर देता हूँ। भारतीय संविधान के अंदर जो कोई रक्षा के लिए देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, और अगर कोई भी काम किसी भी तरह से अगर वो संविधान के खिलाफ हो रहा है तो उसके अंदर बिल्कुल हम सबको साथ देना चाहिए कि देश के अंदर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है कि नागरिकों को जो जिंदा हैं उनके तो SIR करा करके वोटिंग लिस्ट निकाल दिया जाता है बाहर और उनको मौका भी नहीं दिया जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन उसमें ना हो, अब आप सुन लीजिए सर, अब आप बोलिए मत बीच में। देखिए मैं उसी को कह रहा हूँ क्योंकि नागरिक अधिकारों के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और देश के जो न्यायपालिका है उसके सबके खेमचंद जी एक बार जवाब आने दीजिए। जो है उनको उनके 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 जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा करने का पूरा जो दायित्व है वो पूरे कानून के रक्षकों के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हम वकीलों के ऊपर है। और बहुत सारे देशों की डेमोक्रेसीज को आप देख लीजिएगा, वकीलों ने ही बचाया है। आप जैसे जिस तरह से तानाशाही थोप करके देश के नागरिकों को सिर्फ लाइन में लगा देना चाह रहे हैं। आपने बताया नहीं कि GDP कहाँ गई। कल तक आप उनसे अमेरिका के ट्रंप जी को नमस्ते ट्रंप कराते थे। अब ये आप जब आपके नहीं रहा तो आप चाइना को आप सपोर्ट। रईस जी, आप बार बार कहते हैं कि आप एडवोकेट हैं, लेकिन जिस तरह की आप दलीलें दे रहे हैं वो भाषा किसी राजनीतिक प्रवक्ता की तरह रखती है। आप भले ही अपने नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगवा लें, लेकिन बात आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की ही कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। खेमचंद जी जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। देखिए ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, किस तरीके से अपना नाम बदल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दलीलें दे रहे हैं उससे कहीं भी नहीं लगता कि ये रईस जी आप रुक जाइए प्लीज, एक एक करके। और जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि SIR इज डिफरेंट थिंग, वहां पे जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन अप किया जा रहा है, क्लीन अप करना जरूरी है और वही प्रक्रिया वहां पे चल रही है। दूसरी तरफ जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे घुसपैठियों की तरह घुसे हुए हैं, जमीन पे कब्जा किया हुआ है, हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा किया हुआ है, यहाँ सामाजिक गतिविधियां करते हैं, यहाँ पे उग्रवादी गतिविधियों में भी वो कई बार संलिप्त होते हैं, उनको बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो ग्लोबल मतलब
पूरे देश में जो प्रयास चलेगा इनको आइडेंटिफाई करने का, आइसोलेट करने का, आइडेंटिफाई और आइसोलेट करने के बाद इनको ठीक है। डिपोर्ट करने का, उसको ठीक है। युद्ध स्तर पे किया एक बार जाएगा। आखिरी कमेंट्स ले लेते हैं। एक बार सैयद अली अब्बास जी, आपका आपने पूरा डिबेट सुना, आपने और लोगों की दलीलें सुनी, एक आपका फाइनल स्टेटमेंट। मेरा तो यही है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो देखिए, कुछ लोग जो है हल्ला ज्यादा करते हैं और शोर शराबा ज्यादा करते हैं और मुसलमानों को टारगेट करके ये सारा जो प्रकरण है, इसमें हर जाति का आदमी मिलेगा और ईमानदारी से अगर काम होगा तो किसी को कोई एतराज नहीं है, बाहर जाने चाहिए ये। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, एक बार आप पे भी आएंगे, अपना एक बार फाइनल स्टेटमेंट आप दीजिए डिबेट का। बिल्कुल, देखिए मैं सैयद साहब के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, जब अमेरिका से भारतीयों को जात बिना पूछे हथकड़ी लगा के भेज दिया जाता है, तब यही जबान इन लोगों की नहीं निकलती है। और राष्ट्र में, पूरे विश्व में देख लीजिए, जिन राष्ट्रों ने अपने यहाँ प्रवासियों के लिए और भगोड़ों के लिए कानून सख्त किया है, वह सुखी है, शांत है। और हमें भी यहाँ हिंदू मुस्लिम ना फंस करके जो भी भगोड़े हैं, जो भी इस तरीके का वैध रूप से रह रहे हैं, उनको एक साथ एक आवाज लगा करके बाहर निकालने का सहयोग करना चाहिए, और कुछ नहीं। खेमचंद जी, लास्ट स्टेटमेंट। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखिए, उन्होंने लाखों की संख्या में जो अफगानिस्तानी वहां पे आए हुए थे उनको निकाल दिया, अपने बाहर कर दिया। या हिंदू मुसलमान की बात किया तो भारत क्यों ना बाहर करे? ठीक, हर एक देश अपने यहाँ से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है, तो भारत क्यों ना करे? ठीक है, यहाँ पे जब भारत करता है तो हिंदू मुसलमान की बस बात रईस जी 10 सेकंड। हाँ, एक बस 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है, बीजेपी के नेता बैठे हैं यहाँ पर, बस सिर्फ इतना काम कर लें, जो आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो वादे किए थे उनके ऊपर सिर्फ एक व्हाइट पेपर ले आइए। ठीक है, चलिए ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी, रईस अहमद जी, आचार्य चतुर्वेदी जी और अब्बास जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।